या आज हम डिस्कस करेंगे थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में। इससे पहले हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कर ली थी, एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन कर लिया था, यानी एलिमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और किसी एलिमेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ये सब हमने देख लिया था। तो अब हमारी बारी है थॉमसन एटॉमिक मॉडल की। जो थॉमसन थे, थॉमसन कौन से? हाँ, वही थॉमसन जिसने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था। तो उन्होंने क्या बोला था ये देखते हैं। देखो, उन्होंने ये एक ऐसा स्फेयर, एक ऐसा मॉडल दिया जिसमें उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो वैल्यू है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, और जो हमारा एटम होता है ना, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। हाँ, ये बात तो सही है, और होता भी है, जो हमारा एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो एकदम से बात बोली थी। देखो उन्होंने कैसे बोली थी, और ये मॉडल एट द लास्ट गलत साबित भी हुआ था। यानी इन्होंने जो बात बोली वो सही थी, लेकिन इनकी कुछ लिमिटेशंस थी, ड्रॉबैक्स नहीं बोल सकते, यानी इनकी कही हुई बातें वैसे गलत नहीं थी, बट ये अपनी बातों को सिद्ध नहीं कर पाए, स्टेबिलिटी नहीं समझा पाए। क्यों नहीं समझा पाए, कैसे नहीं समझा पाए, वो सब अपन अभी देखेंगे। इसमें देखो क्या क्या कह रहा है। एन एटम, यानी एटम के बारे में बात हो रही है, is a uniform sphere of positive charge in which electron are embedded। यानी ये एक स्फेयर है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड, मतलब इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है? धसे हुए हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल देखो, इसका जो मॉडल है ना, इसको वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। वाटरमेलन कौन सा? वो खाने वाला। हाँ जी, बिल्कुल खाने वाला, तरबूज। देखो तरबूज में क्या होता है, सो आई हैव नोट पिंक, रेड पिंक मार्कर, सो मैं इतना नहीं समझा पाऊंगी। देखो स्फेयर है, ये हमारा होता है वाटरमेलन, ठीक है। वाटरमेलन के अंदर रेड वाला पार्ट होता है, ठीक है, रेड वाला पार्ट होता है, रेड वाला पार्ट होता है खाने का, जिसको हम खाते हैं, ठीक है। हमारा रेड वाले पार्ट के अंदर जो बीज होते हैं ना, वो उस रेड वाले पार्ट के अंदर, यानी तरबूज के अंदर धसे हुए तो होते हैं। जैसे मान लो ये बीज है, जो मैं ब्लैक मार्कर से कर रही हूँ ना, वो मान लो बीज है। तो जो जे थॉमसन थे, उन्होंने वाटरमेलन को देखा और कहा कि जो एटम होता है वो हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। हाँ, बिल्कुल होता है। तो हो सकता है ना कि जैसे ये तरबूज है, तरबूज के अंदर जो रेड वाला पार्ट है, तरबूज के अंदर जो रेड वाला पार्ट है वो है प्रोटॉन, और जो ब्लैक ब्लैक बीज है, उससे उन बीज की तरह, जैसे तरबूज के अंदर बीज धसे हुए हैं, वैसे हो सकता है कि प्रोटॉन के अंदर, यानी एटम के अंदर जो प्रोटॉन है, उस प्रोटॉन के अंदर भी हमारे इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से धसे हुए होंगे। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो उन्होंने ये मॉडल दिया अपना, बस इनका यही इतना ही मॉडल था कि एक स्फेयर है, स्फेयर के अंदर प्रोटॉन है और प्रोटॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं। अब ये समझाने के लिए उन्होंने एक जनरल लाइफ का एग्जांपल ले लिया। जैसे अपन कहते हैं ना कि हमें साइंस समझनी है, लेकिन हमें साइंस के अंदर है ना जनरल लाइफ के कुछ एग्जांपल्स चाहिए, यानी जो साइंस है वो जनरल लाइफ में कैसे बिहेव करती है। जैसे मैंने अभी, हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को समझ रहे, तो दिमाग में आता है कि हर चीज इलेक्ट्रॉन से बनी है, आई मीन हर चीज एटम से बनी है, कि हर चीज के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ोगे ना, तो और भी आगे आगे देखते जाओगे, बहुत कुछ देखोगे, तो आप रिलेट करोगे कि हर चीज के अंदर एस ब्लॉक है, एस है, एस सॉरी, जो एसपीडीएफ हमारे सब शेल्स वगैरह है, वो सब है। अभी हो सकता है किसी बच्चे को नहीं समझ आ रहा होगा व्हाट इज सब शेल्स, एसपीडीएफ में क्या बोल रही हूँ। तो जैसे जैसे अपन पढ़ते जाते हैं ना, तो अपन रिलेट करते हैं कि क्या हर चीज इससे बनी है, ये है, वो है। तो इन्होंने ये वाटरमेलन का एग्जाम्पल भी इसीलिए लिया कि उन्होंने वो रिलेट कर रहे थे किसी चीज को, तो वाटरमेलन का एग्जाम्पल लिया। और वाटरमेलन के एग्जाम्पल के साथ साथ उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल भी अपने मॉडल को बोला। देखो, जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल भी कह दिया जाता है, और वाटरमेलन मॉडल, और ये दिया था इन्होंने 1904 में। अभी प्लम पुडिंग मॉडल क्या होता है? प्लम पुडिंग मॉडल आप समझ सकते हो, जो केक होता है ना, देखो केक होता है, आप ब्राउन कलर का केक ले लो, क्या ब्राउन कलर का ही होता है एक प्लम पुडिंग, और उसके अंदर है ना ब्लैक कलर की कुछ ऐसे बिस्किट्स टाइप लगी होती है, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, जो भी आप बोलते हो, ठीक है। तो जो उन्होंने ब्राउन कलर का केक बोला, वो तो है प्रोटॉन, और जो उसके अंदर उन्होंने ब्लैक कलर की छोटी छोटी चॉकलेट्स देखी, उसको क्या बोल दिया? इलेक्ट्रॉन। तो वो चॉकलेट्स भी तो उस ब्राउनी के अंदर धसे हुए तो है। तो कुछ इस तरीके से उन्होंने अपना मॉडल दिया। देखो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन सच दैट द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन ऑल इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द पॉजिटिव चार्ज, द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या बोला? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। और जो ये इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं वो नेगेटिव चार्ज,
प्रोटॉन बोल रहे हो वो पॉजिटिव चार्ज है, दोनों ने एक दूसरे को काटा, हो गया हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये जो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, ठीक है। अब इसकी लिमिटेशंस क्या थी, लिमिटेशंस कमियां क्या थी, देखो अगर हम सोचे देखिए तो ये बात तो उन्होंने से बोले थे कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, बट ये न्यूक्लियस के बारे में नहीं समझा पाए थे। इस मॉडल के बाद ना आया था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ने न्यूक्लियस के अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग करवाई और उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया। लेकिन जो जे थॉमसन थे उन्होंने तो न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस का एन भी नहीं बता पाए, कुछ भी नहीं बताया। और अब अगर हम देखें तो कुछ एटम हमें इस तरीके से दिखता है, इसके भी सब पार्ट्स होते हैं, लेकिन हम देखते तो ऐसा ही है ना, लेकिन ये और ये तो ऑल टोटली डिफरेंट है ना, डिफरेंट। तो इसीलिए इनकी एक लिमिटेशंस बन गई थी। देखो लिमिटेशंस क्या थी, फेलियर टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, स्टेबिलिटी नहीं समझा पाए। अब है ना हर जगह जे थॉमसन की ये लिमिटेशन बताते हैं, ही डिड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी, ही डिड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी। अरे भाई कौन सा स्टेबिलिटी, देखो स्टेबिलिटी ये मैं बताती हूँ, जैसे रेड पार्ट प्रोटॉन को बताया और ग्रीन, और जो ग्रीन, नॉट ग्रीन कहां से आ गया, ब्लैक, जो ब्लैक शीट्स थी उसको बताया ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल समझ आ गया, इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में कोई फोर्स तो लग रहा होगा ना, तभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए बैठे हैं। अगर हम थॉमसन की बात के अकॉर्डिंग चले तो उन्होंने कोई भी फोर्स के बारे में नहीं बताया, कोई एनर्जी के बारे में नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने बस इतना कह के चले गए कि हाँ वाटरमेलन की तरह होता है, एक एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन होंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी वर्क कर सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब भाई साहब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या बला है, देखो ये क्या बला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है चार्जेस के बीच में, चार्जेस के बीच में लगता है। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे भी तो ये फोर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, एग्जर्ट करना चाहिए, नहीं बट नहीं कर रहा था। उन्होंने कोई कुछ भी नहीं कहा कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन के साथ किस तरीके से एम्बेडेड है, ये फोर्स इनके बीच में लग रहा है, दोनों चार्ज है तो हो सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा हो, ये कुछ भी नहीं बता पाए, कुछ भी नहीं बताया इन्होंने। तो इसीलिए इनकी लिमिटेशन बन गई और लिमिटेशन का नाम दे दिया कि ही डिड नॉट एक्सप्लेन अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, यानी स्टेबिलिटी नहीं समझा पाए। तो आई जस्ट होप समझ में आया होगा कि हाँ इस तरीके से ये स्टेबिलिटी नहीं समझा पाए थे। तो जैसे इलेक्ट्रॉन है, फिर से बता देती हूँ, जैसे इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, इन दोनों के बीच में कोई फोर्स तो लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कैसे कर रहे हैं, ऑल टोटल इन्होंने ये एक दूसरे के साथ होल्ड करके कैसे रखे हुए हैं ये बात नहीं बताई थी, ठीक है। सो ही डिड नॉट एक्सप्लेन अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, क्लियर। डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ द पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होल्ड्स, ये लो आगे बात जो मैंने बोली, डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ द पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होल्ड्स द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इनसाइड, एटम के अंदर इनसाइड, nor how the atom maintain its stability, not mention about nucleus। so ये थी इनके कुछ limitations और ये था इसका मॉडल, बहुत छोटा सा मॉडल है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड मॉडल के बारे में।